बने उद्देश्य का साधक वही नारा कहलाता है। बने आदर्श आराधक वही नारा कहलाता है। बिना नारे के चारा क्या, सर्वत्र दुनिया में नारा ही नारा है। नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्यार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा की हिंदी व्याकरण से शीर्षक नारा लेखन। जी हाँ बच्चों, यह विषय आपके पाठ्यक्रम में नया सम्मिलित हुआ है। नारा ही आज का सहारा है, उसके बिना हर कोई बेचारा है। नारे बिना नहीं होता उद्देश्य पूरा, सर्वत्र दुनिया में नारा ही नारा है। बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि नारा का अर्थ क्या होता है। नारा अर्थात स्लोगन। नारा वह शब्द या शब्दों का समूह है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से दोहराया जाता है। कहने का अर्थ यह शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। एक प्रकार का सूक्ति वाक्य हो सकता है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी उसमें इतनी शक्ति होती है कि उसके शब्दों के अंदर इतने गहरे अर्थ छुपे होते हैं। कहने का अर्थ गागर में सागर भरने की कला उनके अंदर होती है। तो वो दिखने में भले ही छोटे दिखते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत ही गहरे होते हैं, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसको पंक्तिबद्ध या सूक्ति के तौर पे जोर जोर से बोलकर दोहराया जाता है। यह अपने आप में एक आदर्श वाक्य होता है। आपने अक्सर मजदूरों को देखा होगा कि जब वह किसी भारी वस्तु या सामान को मिलकर उठाते या खींचते हैं तो एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारे के रूप में क्या बोलेंगे? जोर लगा के हैसा, है ना? तो आपने सुना होगा इस तरह से वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए, उत्साह जोश पैदा करने के लिए इस तरह शब्दों का, इस तरह नारे का इस्तेमाल वो करते हैं। यह नारा ही है जो सदियों से बोला आ रहा है, यानी ये अभी आजकल इसका जन्म नहीं हुआ है, इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसे हम सदियों से बोलते हुए आ रहे हैं। इसका एक पूरा इतिहास भी मौजूद है। नारा शब्द के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसके पर्यायवाची देखेंगे, जिसमें नारा शब्द के पर्यायवाची होते हैं घोष। घोष का अर्थ होता है घोषणा। अगर कोई विषय आपके पास है, उसकी आपको घोषणा करनी है, लोगों को बताना है, प्रेरित करना है, तो वो भी नारा के अर्थ के रूप में यहाँ पर बता सकते हैं। इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है सिंहनाद। नारा मतलब जैसे शेर दहाड़ता है, गर्जना करता है, वैसे नारा में वो पावर होती है, शक्ति होती है। तो एक प्रकार का वो सिंहनाद भी है। रण हुंकार, रण यानी युद्ध भूमि में, यानी आपको अगर कोई बात मनवानी है, आक्रोश, लड़ाई की बात हो, तो वो हुंकार, वो आवाज़, वो बुलंद आवाज़ उसमें सम्मिलित है। एक प्रकार का वो आदर्श वाक्य भी है, यानी सबके लिए वो बहुत अच्छा होगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस कह ले। और प्रचार वाक्य है। प्रचार वाक्य का अर्थ क्या होता है? प्रचार करना, किसी चीज़ को एक से दूसरे से बहुत सारे लोगों के बीच में बताना, तो सबको बताना। इस प्रकार के हमने क्या देखे? नारे के पर्यायवाची। अब मैं आपको बताती हूँ, जो नारा शब्द है उसको इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में स्लोगन भी कहते हैं। तो आपको नाम से याद हो रहा है ना कि नारा क्या है। अभी तक हम कंफ्यूज थे कि नारा मैम क्या समझा रही है, लेकिन जैसे ही स्लोगन नाम सुना, आपको तुरंत आपके माइंड में एक पिक्चर, एक छवि अंकित हो गई है ना। तो इसको हम अगर हिंदी भाषा में देखें तो क्या हो सकता है? नारा शब्द को हम उद्घोष या आह्वान भी कह सकते हैं, इसे नीति वचन कह सकते हैं, सिद्धांत या प्रचार वाक्य भी कह सकते हैं। और संस्कृत में नारे शब्द को हम क्या कहते हैं? आघोष या समाघोष, ठीक है। और अंग्रेजी में हमने देखा ही है, क्या देखा है? स्लोगन कहते हैं। और व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण के परिचित रूप में हम इसको पहचानते हैं। तो नारा एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है और इसको हम किस में डालेंगे? संज्ञा के रूप में डालेंगे, ठीक है। अब नारा का अर्थ देखते हैं। नारा की इतनी सारी बातों को जानकर हमें पता चल रहा है कि नारा शब्द का अर्थ क्या होता है? जोर से किसी चीज़ को पुकारना, आवाज़ लगाना, दोहराना। तो जोर का शब्द है, इसमें तेज आवाज़ आती है, ठीक है। और बुलंद की जाने वाली, अपनी बात को आगे बढ़ाकर बुलंद रूप में
किए जाने वाले सामूहिक और एकल। सामूहिक यानी मिलकर एक साथ 1 से 2 लोग इकट्ठे होकर सामूहिक ग्रुप बनाकर उसको आवाज़ को बुलंद बनाया जा सकता है। एकल भी हो सकती है, किसी एक पक्ष के बोलने के बाद धीरे धीरे वो समूह में भी बदल सकती है। तो सामूहिक और एकल आवाज़ भी इसे हम अर्थ के रूप में जान सकते हैं। अब हम बात करें नारी का अर्थ ही, जिसमें हम देखते हैं नारा शब्द जो है वो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक विचार या उद्देश्य को बार बार अभिव्यक्त करने तथा करवाने का आदर्श वाक्य या सूक्ति है। अभी हमने आप जाना था कि ये एक प्रकार का आदर्श वाक्य या सूक्ति वाक्य है, इसे ध्येय वाक्य भी कह सकते हैं, यानी कुछ शब्दों का समूह सूक्ति के रूप में, कोटेशन के रूप में। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कोई भी विषय पर हो सकता है, जिसमें से कोई राजनीतिक विषय ले लिया, सामाजिक ले लिया, धार्मिक ले लिया, व्यवसाय से संबंधित जिसमें आपको प्रचार करना हो, कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना हो। ठीक है, तो ऐसे विचार या उस उद्देश्य को लेकर इन सारे विषय के रूप में बनाया जा सकता है और उसको बार बार अभिव्यक्त करने या करवाने, आप भी उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं या लोगों के थ्रू उनसे अभिव्यक्त करवा सकते हैं। तो वो ऐसा आदर्श वाक्य या सूक्ति वाक्य है जो बार बार अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिसका कोई भी उद्देश्य हो सकता है, कोई भी विचार या विषय से संबंधित हो सकता है। और अंग्रेजी में हमने देखा ही है कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, स्लोगन कहा जाता है। ठीक है, नारा जो लेखन है वो एक प्रकार की कला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गागर में सागर भरने की कला है, एक ऐसा गुण है, कौशल है जो छोटे कम से कम शब्दों में गहरे अर्थ को प्रकट करता है और वो वाक्य पूर्ण रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे जय हिंद, 2 शब्द है, जय और हिंद 2 शब्द है ना, तो जय हिंद में पूरे देश की जय जयकार को, उसकी हुंकार को बताया जा रहा है। ठीक है, तो 2 शब्द मिलकर भी ये क्या बन गया है, नारा बन गया है, ये ऐतिहासिक नारा कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने क्या देखा कि 2 से ये 10 शब्दों में भी बन सकता है। एक प्रकार की कला है जिसमें गहरा अर्थ छुपा होता है, गहरी बात छुपी होती है। तो गागर में भी ये सागर भरने जितनी अर्थ को समाहित कर लेता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो नारा स्लोगन की जब हम परिभाषा देखते हैं तो क्या देखेंगे हम कि यह किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार, प्रेरणादायक तथा ऊर्जावान आदर्श वाक्य नारा या स्लोगन कहलाता है। अंग्रेजी में नारे के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, स्लोगन। इसे हम समझने के लिए लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या देखा कि कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा उद्देश्य जिसको अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त मतलब प्रेजेंट करना, दूसरों को बताना, समझाना, प्रेरित करना, तो अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार, प्रेरणादायक, यानी वो लंबे समय तक वो उद्देश्य बना रहे, लोग उससे प्रेरित हो और उस कार्य को करने में समर्थ हो जाए। जिस बारे में सूक्ति प्रचारित की जाएगी उससे लोग प्रेरित होंगे और वो लोगों के लिए प्रेरणादायक बनेगा, उनके यादगार के रूप में, प्रेरणा के रूप में वो ग्रहण करेंगे। एक प्रकार का ये क्या है, ऊर्जावान है, उसमें शक्ति है, पावर है और वो एक आदर्श वाक्य के रूप में होता है। तो ये सारे गुण है ना, ये देखिए ये सारे गुण है ना, वो एक पंक्ति के रूप में, डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको परिभाषा बनाना आ गया है। मैं आपको एक और परिभाषा बताती हूँ, आपको जो सरल लगे आप उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। किसी विशेष विचार, ठीक है, किसी विशेष विचार, सिद्धांत या अभियान, कोई अभियान हो सकता है, कोई सिद्धांत हो सकता है, या आपका कोई विशेष विचार हो सकता है किसी विशेष विषय के लिए। ठीक है, तो पक्ष या दल, या तो कोई एक तरफा से लिया गया हो, एक पक्ष की तरफ से हो, एक ओर से हो, कोई एक ग्रुप मेंबर की तरफ से हो, दल की वजह से हो, समूह की वजह से हो। ठीक है, तो चाहे विशेष विचार, सिद्धांत या अभियान, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध, लयबद्ध का अर्थ क्या होता है, लयबद्ध मतलब उसे तालमेल के साथ उसे क्रमबद्ध रूप में
बताया जाता है, जिसमें संगीतात्मक रूप से गायन रूप में भी हम गा सकते हैं, है ना। तो उसमें तालमेल ठीक बैठता हो। लयबद्ध विशेषता वर्णित यानी प्रकट करने वाला, कौन सी विशेषता प्रकट करता है? वो लयबद्ध विशेषता को प्रकट करता है। तथा तुकांत युक्त, तुकांत युक्त यानी जब आप उस पंक्ति को लिखते हो ना, तो उसके अंत में एक तुकबंदी होती है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो तुकांत युक्त विचार, वो विचार कैसा है? तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर क्या करता है? आकृष्ट करता है। तो ये ऐसा विचार है जो लयबद्ध विशेषता से सम्मिलित है और किसी पक्ष या दल के रूप में या किसी विशेष विचार, सिद्धांत या अभियान आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित प्रकट करने वाला तुकांत युक्त विचार। यहाँ तक समझ में आया ना? जो लोगों को क्या करता है? अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए लिखा या बोला जाए। ये हमने देखा कि बहुत प्राचीन समय से इसे अपनाया जा चुका है। तो पहले लोग इसे बोलकर अपने जीवन में अपनाते थे, आज भी हम देखते हैं इसे, और अब हमारे सिलेबस में है और लोग अपनी बात को प्रचारित करने के लिए एक बोर्ड में लिखकर उसको बोलते हैं। या आपने कभी कभी देखा होगा मौन रैली निकलती है, तो मौन रैली में वो क्या करते हैं? स्लोगन को यानी कि नारे को एक तख्ती पर लिख कर उसको प्रचारित करते हैं, है ना। तो इसे लिखा या बोला जा सकता है, ठीक है। वही प्रेरणादायक तुकांत वाक्य क्या कहलाएगा? नारा कहलाएगा। तो इस पूरी डेफिनेशन में, इस पूरी परिभाषा में इसके गुण, इसकी विशेषताओं, इसको कैसे लिखा या बोला जाता है, किन के द्वारा होता है, क्या उद्देश्य है, क्या विषय है, ये सारी बात इस एक पंक्ति में सम्मिलित है। तो हम इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं। आपको जो उचित लगे आप अपनी खुद की ओन लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नारा लेखन का उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? क्यों लिखा जाता है? इसके पीछे क्या मकसद रहा है? तो नारे लिखने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, सामाजिक, राजनीतिक या किसी अन्य अभियान की ओर लोगों का क्या होता है? ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। चाहे वो किसी विशेष व्यक्ति हो, कोई नेता हो, या कह दो नरेंद्र मोदी को आकर्षित करने के लिए, उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति हो गया, फिर संस्था हो गया यानी विद्यालय हो गया, या फिर मजदूर वर्ग हो गया, है ना, राजनीतिक हो गया, राजनीतिक ऑफिशियल हो गया, संस्था हो गया, ठीक है। और सामाजिक, राजनीतिक या किसी अन्य अभियान की ओर आपको किसी को संबोधित करना हो, ठीक है, उन लोगों का ध्यान खींचने के लिए नारा लिखा जाएगा, ठीक है। अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनका ध्यान अपनी बात पर लाने के लिए हम उद्देश्य हमारा नारा लिखने का होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? समाज को एक आदर्श संदेश देता है। नारे का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जब हम उस नारे को लिखते हैं तो वो लोगों को मिलने पर क्या होगा? वो एक आदर्श रूप में, संदेश के रूप में सम्मिलित होगा, है ना। समाज को वो एक आदर्श संदेश, मैसेज देगा, ठीक है। लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करना, यानी उन लोगों को कोई जो आप उस नारे में कार्य बताने जा रहे हो, उस कार्य विशेष के लिए उन्हें प्रेरित करने की प्रेरणा दी जाएगी, तो उन्हें उत्साहित और प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है। सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना, इसका एक और उद्देश्य क्या है कि जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बात को प्रकट करते हैं, तो किस प्रकार एक जरिया बन गया है, तो सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने का एक साधन भी कह सकते हैं। लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करना, है ना, वही बात कि उनका ध्यान आकर्षित करना और उनको अपने उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य के प्रति जागरूक करो कि तुम अभी अंधकार में हो, तुम्हें इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। आप जागरूक बनो, है ना, तो आप अपना कोई नुकसान न कर सको, इसलिए उनको उसकी तरफ जागरूक करना भी एक उद्देश्य रह सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है, ये एक प्रकार का नारा हो गया। लेकिन इसमें अगर हम पानी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य
देखते हैं तो जल ही जीवन है। जल क्या है? वो पूरा जीवन है। तो जीवन तब कब तक चलेगा? जब तक हम जल हमारे साथ है। हम पानी पी सकते हैं, तो पानी का उपयोग हम जीवन जीने के लिए करते हैं, और जब तक हम जिंदा हैं पानी के बिना नहीं रह पाएंगे। और अगर हम पानी का दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन संकट में बन सकता है। तो ये सारी गहरी बातें इतने से 4 शब्दों को मिलाकर हम एक कोटेशन के रूप में डाल सकते हैं, नारे के स्लोगन के रूप में बता सकते हैं। तो इसमें क्या है? पानी बचाने का विषय समझाया गया है, जिससे लोग जागरूक हो और पानी को सेफ रखें, उसको बचाएं। अब देखते हैं नारे लिखने का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सर्वप्रथम नारा किसी भी विशेष या किसी भी क्षेत्र, जिसमें राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक से जुड़ा हो सकता है। क्या समझे? कि कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वो क्षेत्र राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, व्यावसायिक से जुड़ा हो सकता है। यदि यह किसी कार्यक्रम की सफलता का आधार होता है, जो उद्देश्य इस नारे में दिया जाता है, जो कार्यक्रम बनाया जाता है, जिसको योजनाबद्ध रूप में तय किया जाता है, उसकी सफलता का आधार होता है, यानी उसे पूर्ण सफलता नारे के रूप में मिल सकती है। ठीक है, लोगों के दिलो दिमाग में किसी वस्तु की अमिट छाप अंकित करता है। नारे से क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई है कि नारा लेखन से लोगों के हृदय तक उसकी बात छू जाती है, गहर कर जाती है। कहने का मतलब लोगों के दिल और दिमाग में उस विषय को लेकर उसकी अमिट छाप है ना, उसके बारे में वो सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाता है, फिर वो आखिर उस विषय को करने में समर्थ हो जाएगा। तो इसकी छाप जो है वो लोगों के दिल और दिमाग में छप जाती है। और नारा को हम देखते हैं कि नारा एक ऐसा धार मतलब हथियार है जिसमें कोई धार नहीं होती है ना, धार रहित हथियार है। ठीक है, तो नारा एक ऐसा हथियार है जिसकी धार तो नहीं होती है, पर वार सही करता है। देखो, अगर आप देखते हैं कि तलवार है, उसकी धार होती है, तो तलवार का प्रयोग जब हम करते हैं तो सामने वाला उससे क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है, घाव लग जाता है, चोट लग जाती है। ठीक है, तो उस तलवार ने अपना कार्य कर लिया, और अगर तलवार में धार नहीं होगी तो हम उस तलवार का कोई उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन नारा क्या होता है? नारा में धार नहीं होती है, लेकिन जब उसका वार करते हैं तो उसका सही वार एकदम सही रूप से निशाने पर जाता है, यानी वो बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाता है। उसके जो शब्द होते हैं ना, वो तीर की तरह अपने हृदय में छाप छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने देखा था, उसमें एक उन शब्दों में ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है कि वो सामने वाले को हिला कर रख सकता है, वो मजबूर कर सकता है कि वो कार्य को कर सके, प्रेरित कर सके, अपने जीवन में सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ सके, है ना। तो मजबूर हो सकता है उस कार्य को करने में। वो शब्द शक्ति उसमें इतनी गहरे रूप से समाहित होती है। नारे में प्रयुक्त शब्द किसी अस्त्र शस्त्र से कम प्रभावित नहीं होते। नारे में जो शब्दों का मेल होता है ना, जो पावर होती है, शब्द शक्ति होती है, वो किसी अस्त्र शस्त्र से कम नहीं होती है। अगर हम उसकी तुलना करें किसी अस्त्र शस्त्र से, तो वो ज़्यादा गहरी होगी। कौन? नारे की शब्दों की शक्ति, और अस्त्र शस्त्र वहाँ पर फीके पड़ जाएंगे। नारा बहुत जल्द प्रचलन में आ जाता है। अगर नारे का प्रयोग हम जीवन में करते हैं तो वो जल्दी ही प्रचलन में आ जाता है, जल्दी से जल्दी कम समय में लोगों तक पहुंच जाता है। जैसे हम अभी देखते हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, तो कोई भी एक टॉपिक होता है, उसको आगे पीछे करके मोड़ तोड़ के मर्ज कटिंग करके या सच्ची बात बताकर झूठी बात बताकर कैसे भी उस टॉपिक को, उस मैसेज को घुमा फिरा कर लोगों तक प्रचलित कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं? लीक हो जाते हैं। कई बार वो बातें सच्ची साबित हो जाती है और कई बार वो गलत साबित हो जाती हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है? जल्दी रूप में प्रचलित हो जाते हैं।
जो व्हाट्सएप पे हम कोई भी विषय पे टॉपिक पर मैसेज देखते हैं तो वो क्या है, स्लोगन ही है। तो आज के समय में भी जैसे कोरोना से रिलेटिव जो भी नया टॉपिक आता है तो तुरंत उसी वक्त कुछ ही मिनटों में आपके सामने मैसेज में क्या आ जाते हैं, नारे के रूप में स्लोगन देखने लग जाते हैं। तो वो सब क्या है, स्लोगन ही तो है ना। तो किसी भी तरह की कोई भी जटिल समस्या हो, कोई भी विषय हो जो आज वर्तमान में भी प्रचलित हो सकता है अभी के समय में, तो नारे का उसके विरोध या समर्थन में जन्म होता है। उसी वक्त नारे का जन्म हो जाता है, चाहे उस विषय से उसका विरोध किया जाना हो या वो विषय ऐसा हो कि जिसमें लोगों को समर्थन में एकजुट होकर आवाज़ उठानी हो। तो दोनों ही रूप में उस नारे का जन्म देखा जा सकता है। इसमें किसी सूक्ष्म सिद्धांत तथ्य को अत्यंत सहज सरल बनाकर आम जन को उससे जोड़ लिया जाता है। वही बात जो छोटे से छोटा अगर सूक्ष्म सिद्धांत हो, कोई तथ्य हो, कोई बात हो, ठीक है, उसको अत्यंत सरल सहज बनाकर, सिंपल तौर पे बनाकर कम से कम लोगों तक से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों में वो चीज़ प्रचलित हो जाएगी। अगर हम एक दो जनों को भेजते हैं तो कुछ ही पल बाद हम देखेंगे कि वो एक दो से अनेकों लोगों तक पहुंच जाएगी। तो सभी आमजन को उससे जोड़ा जा सकता है। ये ऐसा वाक्य है जो आह्वान करता है, पुकारता है, आवाज़ करता है, ठीक है। प्रेरणादायक शब्दगुच्छ ही नारा कहलाता है। इससे प्रेरणा मिलती हो, लोगों को सतर्क करने और उसमें साहस जोश भरने की बात हो, तो वो शब्दों का एक गुच्छ है, एक समूह है, वही नारा कहलाता है। अब हम देख रहे हैं नारा लेखन में उसकी विशेषताएं, उसके गुण। तो नारा लेखन के समय आपको क्या देखना है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 20 शब्दों भी हो सकते हैं। आपको 15 से 20 शब्दों को में नारा लेखन लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे जय हिंद मैंने आपको बताया 2 शब्दों से बना है, जय और हिंद, तो कम से कम 2 से शुरू होता है और 20 शब्दों तक भी बन सकता है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में आप कम से कम 15 से 20 शब्दों का ही प्रयोग करें। नारा 1 अथवा 2 पंक्ति में लिखे जाते हैं। आगे बात इसमें 1 या 2 पंक्ति में लिखे जाते हैं। नारा सरल, सहज और जन लोकप्रिय भाषा में होते हैं। जो सामान्य जन उसको समझ सके हैं ऐसी भाषा उसमें सम्मिलित है। जो सरल भाषा होगी, लोकप्रिय होगी, यानी लोगों के द्वारा उसको पसंद किया जा सके, ऐसे सरल वाक्य को, ऐसे सरल शब्दों को उसमें जोड़ा जाएगा। नारा प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाला होते हैं। नारा क्या करता है, ऐसा नारा बनाओ जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो, प्रोत्साहित हो, उन्हें कुछ सीखने को मिले और इतने प्रेरित हो कि वो दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाए ताकि ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सके। नारा सुनते ही जुबान पर चढ़ जाते हैं। नारा एक प्रकार की ऐसी कला है जिसे बोलेंगे ना तो, क्योंकि उसको बनाते हैं तब लय ताल का ध्यान में रखते हैं, तो तुकबंदी उसमें होती है। तो ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से उसको कोई भी व्यक्ति, छोटा से छोटा बच्चा भी उसे जुबान पर रख सकता है, यानी उसे आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो एक बार पढ़ते ही वो हमारी जुबान पर आ जाता है। अधिकतम नारे क्या होते हैं, तुकांत शब्द में लिखे जाते हैं। जैसे कोई नारा अगर आप लिखते हो तो उसके अंत में जो शब्द आप डालोगे, जो मात्रा है उसमें डालोगे, तो वही दूसरी वाली पंक्ति में जो शब्द होगी उसकी मात्रा होगी पहले वाले और दूसरे वाले अंतिम वाले शब्दों की मात्रा एक जैसी होगी, जिससे बोलने में लय ताल अच्छा बैठता है। तो ये क्या कहलाएंगे, तुकांत शब्द में लिखे जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो और नारा लिखने में आपको आसानी होगी। नारा क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए, ठीक है। स्लोगन या नारा बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। सबसे प्रमुख बात है, संक्षिप्त में लिखो और ऐसी बात लिखो कि वो लोगों तक दिलों में छप जाए और प्रभावशाली हो जाए। स्लोगन गंभीर अर्थ लिए होना चाहिए। वही बात गागर में सागर बनने की बात, तो उसका जो अर्थ होता है वो गंभीर अर्थ में
होना चाहिए। नारे में जो विषय आप लोगे यानी विषय विशेषता का वर्णन जो करोगे वो सटीक होना चाहिए, विषय से संबंधित, विषय से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो सटीक हो, एकदम सही बैठता हो। नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, ठीक है, जो लोगों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा या उन्हें जागृत कर सकेगा। मौलिकता और रचनात्मकता उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। आकर्षक शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। देखो, मौलिकता यानी कि उसमें यूनिक चीज़ होनी चाहिए, यानी कि कहीं से चुराया हुआ अगर आप नारा एज इट इज़ लिखोगे तो उसमें नयापन नहीं होगा, नवीनता होनी चाहिए, मौलिक होना चाहिए। और क्रिएटिविटी जो आप बनाकर नारा लिखोगे तो वो खुद की स्वयं की होनी चाहिए, किसी से कट कॉपी करके उसको जोड़ तोड़ कर मर्ज करके बनाने से वो नारा इतना प्रभावित नहीं होगा। उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए, जो लोग देखते कहेंगे कि हाँ इसमें नई बात है, ठीक है, तो वो आपके खुद के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो रचनात्मक कैसा होगा, स्वयं बनाओगे, आप अपना खुद का बनाओगे, अपने खुद के विचार उसमें डालोगे, ठीक है, और आकर्षक शब्दों का उसमें प्रयोग करेंगे। शब्दों का उचित चयन हमें करना होगा और आपसी तालमेल उसमें ज़रूर देखना होगा, उसमें लय ताल को अच्छे से बैठाना होगा, ठीक है। पर्यावरण शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी मान लीजिए पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, पर्यायवाची जो मैंने आपको बताया नारे के पर्यायवाची, वैसे ही अगर आप जब स्लोगन करते हो तो वहाँ पर एक ही शब्द के दूसरे अर्थ के रूप में, यानी कि एक शब्द के अगर दूसरा पर्यायवाची वहाँ सही बैठता है तो आप पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जल है तो जीवन है। अब यहाँ पर जल है तो कल है, कल मतलब जीवन के रूप में है, जो जीवन हमारा आने वाला है, बचा हुआ है, तो भविष्य के रूप में यहाँ पर कल का प्रयोग किया गया है। तो जल पानी का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो, जीवन को हमने कल के रूप में भी बदल सकते हैं। अब बात करें जल का पर्यायवाची, तो यहाँ पर हमने जल की जगह पानी भी लिखे तो ज़्यादा ठीक नहीं है, जल ही उचित रहेगा, क्योंकि ज और ज की आवृत्ति हो रही है, इससे हमें लयबद्ध या अनुप्रास अलंकार से आकर्षक नारा बनाने में सहायता मिलेगी, ठीक है। नारा एक या दो पंक्ति में आपको लिखना होगा। जैसे प्रकृति के ऊपर देखते हैं, प्रकृति का ना करे हरण, आओ मिलकर बचाए पर्यावरण। देखो यहाँ पर तुकबंदी में आपको समझा रही, पहली पंक्ति के अंतिम शब्द में देखो, हरण, र और ण दिख रहा है, दो वर्ण, वैसे ही पर्यावरण, यहाँ पर र और ण दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेम है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। आपको अगर शब्दों का चयन करना है तो आपको नहीं सेट हो रहा है तो आप वहाँ पर उनके पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इस तरह से तुकांत शब्द बने। अंत यानी अंतिम, तुक यानी उस पर लय ताल के रूप में तुक बैठेगा, ठीक है, ताकि बोलने उच्चारण करने में हमें ये अच्छा लगेगा और हमारी जुबान पे आसानी से आ सकता है। दूसरा देखते हैं, हम सबका एक ही नारा, हिंदी देश की शान है। देश को आगे बढ़ाना है, निरक्षर को साक्षर बनाना है। चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को करो साकार। यहाँ पर हमने शिक्षा के बारे में देखा, हिंदी के बारे में देखा, मतदान के बारे में देखा। तो इस तरह से कोई भी विषय हम ले सकते हैं। आपकी परीक्षा में जो विषय आपको दिया जाता है उससे ही संबंधित आपको नारा बनाना होगा। तो एक बार जल्दी से हम एक बार पढ़ लेते हैं इन सब के फायदे। नारे की शक्ति क्या होती है, अचूक होती है, यानी जब उसका वार होता है तो वो चुकता नहीं है, सटीक लगता है, निशाने पर लगता है, जो जनमानस के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। नारे के माध्यम से बहुत कम शब्दों में अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। लोकप्रिय नारे समाज में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। नारों का असर बहुत तीव्र या जल्दी होता है। नारे शब्द जो है वो शब्द रूपी, यानी वो हथियार है जो जिस मकसद से लिखे या बोले जाते हैं
उस मकसद को जल्दी पूरा करते हैं। नारे लोगों को प्रेरित करने के लिए जोर जोर से बार बार दोहराए जाते हैं, जिससे लोगों पर इसका असर जल्दी होता है और प्रभावशाली बनता है। अब हम बात कर रहे हैं नारा लेखन के प्रकार। देख लेते एक बार जल्दी से। नारे लेखन के राजनीतिक रूप में भी हो सकता है, धार्मिक नारा, सामाजिक नारा, ऐतिहासिक नारा। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कमल का साथ देश का विकास। ये कैसे नारा है? राजनीतिक नारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये कैसा नारा हो गया? धार्मिक नारा। और सामाजिक नारा में देखते हैं, जैसे हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ऐतिहासिक नारा देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह के विषय जो हम लेते हैं प्रकार के रूप में, तो वो उससे संबंधित बन जाएंगे। अब आता है शैक्षणिक नारा, व्यावसायिक नारा और प्रेरणादायक नारा। शैक्षणिक नारा में हम देखते हैं, दीप से दीप जलाएंगे, भारत को साक्षर बनाएंगे, है ना, साक्षर भी बनाएंगे, साक्षात तो नहीं, साक्षर हो जाएगा, ठीक है। अब व्यावसायिक से रिलेटिव या आएगा यहाँ पर, ठीक है, या आ का डंडा। व्यावसायिक नारा में क्या होगा? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एक व्यावसायिक रूप में, ठीक है, उसको बेचने के रूप में, व्यवसाय करने के रूप में इस तरह के नारा लिख सकते हैं। प्रेरणादायक नारा, जैसे हमने देखा, उमंग न ठंडी होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पाँव छूएगी, आज नहीं तो कल। तो ऐसे नारे क्या है? किसी को प्रेरणा देते हैं, उससे प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उत्साह बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखे हैं ये नारे के प्रकार। अब बात करें नारा लेखन के विषय कौन से हो सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, जल संरक्षण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वतंत्रता दिवस, बेटी बचाओ से संबंधित, योग दिवस के रूप में, योग के रूप में, रक्तदान, है ना, मतदान, नेत्रदान, किसान, सड़क की सुरक्षा के रूप में, स्वच्छता के रूप में, मतदान, हिंदी भाषा, मातृभाषा, इस तरह के विषय हम नारे के रूप में ले सकते हैं। अब नारा, सबसे महत्वपूर्ण बात, नारा लिखने में हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा? जो प्रमुख बात है उन्हें एक बार आप देख लें। नारा लेखन के लिए जो सीमा होगी वो निर्धारित कर लें, यानी शब्द सीमा देख लें आप। उसके लिए आपको या तो सबसे अंतिम में एक फ्रेम बनाओ, ठीक है, एक खाका खींच लो, या फिर शुरुआत में ही इसे एक फ्रेम में डाल देना है। फिर दूसरी बात देखते हैं कि जो आप भाषा का प्रयोग करोगे वो लोकप्रिय होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और सरल सहज शब्दों का भी इस्तेमाल हम करेंगे। और शब्दों के अंत में ऐसे शब्द लेंगे जिसमें लय ताल सम्मिलित हो। कहने का अर्थ लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग करेंगे। नारे में शब्दों का उपयुक्त चयन कर लेंगे और आपसी तालमेल के साथ उसको वहाँ पर बिठाएंगे, यानी वाक्य के रूप में वहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेंगे। और जैसे बोलकर उच्चारण करके देखेंगे कि यहाँ पर इसकी तुकबंदी सही हो रही है, आपसी तालमेल सही है, जिससे उसका प्रभाव भी अच्छा दिखाई देगा। नारा आकर्षक होना चाहिए, ऊर्जावान और उत्साहवर्धक होना चाहिए। मूल विषय, जो विषय आपको दिया जाता है उससे ही संबंधित होना है, कोई और विषय उसमें नहीं जुड़ना चाहिए। ये 2 पंक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए। आप 2 पंक्ति से मतलब 2 से 4 बना सकते हैं। 4 मतलब आधे आधे करके, ठीक है, आधे रूप में आगे समझाऊंगी। जैसे 4 पंक्ति, जैसे ऐतिहासिक में देखा प्रेरणादायक में 4 पंक्ति बनी, वो आधे रूप में, ठीक है। आवश्यकता अनुसार आपको चित्र, अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ इसमें चित्र बनाएंगे तो वो और आकर्षक होगा, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उसमें चित्र बना सकते हैं। सृजनात्मक और मौलिकता को महत्व देना है। आप जो भी नारा बनाओ वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, यूनिकनेस होनी चाहिए, नयापन उसमें होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। रंग संयोजक द्वारा नारे को आकर्षित भी बनाया जा सकता है। आप उसमें कलर कर सकते हैं, रंग बना सकते हैं, अलग अलग शब्दों को अलग अलग रंग से भी लिखकर उसको रंगीन बना सकते हैं, जिससे क्या होगा,
लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सुंदर लेखन के साथ, अपनी खुद की क्रिएटिविटी के साथ चित्र के रूप में भी बना सकते हैं। अगर सिंपल लिखना है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप रंगीन बनाओगे ना तो वो और इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, नारे के शब्दों में वस्तु की छाप दिमाग में अंकित होने के गुण समाहित होते हैं, जिसलिए उसमें मौलिकता होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं नारा लेखन के उदाहरण। यहाँ मैं कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ, पर ध्यान रखिए बच्चों, सेम एज इट इज़ आपको कॉपी नहीं करनी है। आपको उन्हीं विषय से संबंधित स्वयं से, अपने खुद के विचार से, खुद के आइडिया से नारा लेखन करना है। जो आपको मैं आगे PDF में बताऊंगी, उसी विषय से संबंधित नारा लिखने का अभ्यास आप करेंगे। यहाँ मैं जो दिखा रही हूँ उससे जुड़े हुए नारे को अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लेखन शैली भी अच्छी बनेगी। आपके सोचने समझने से तुरंत नारा बनाने का कौशल आप में आ जाएगा। तो आप कम समय में भी नारा बनाकर रख सकते हैं, ताकि परीक्षा के समय आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना पड़े। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते। एक बार आप देख लें, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाऊंगी, आप देख लें और उसके बाद उन्हीं विषय से संबंधित स्वयं से कोई नए आइडिया से, नए चित्र योजना, रंगीन कलाकारी से खुद के विचार, खुद के शब्द उसमें जोड़कर लेखन बनाएं। ठीक है, नारा लेखन आपको बनाना होगा। जैसे निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अब बात कर रही हूँ नारा लेखन जिसमें विषय है पर्यावरण। जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा अपना देश महान। दूसरा देखते हैं, पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा। बंजर धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाकर करो इसका श्रृंगार। यहाँ पर देखो, मैंने अभी पहले आपको आधा आधा रूप बताया ना, तो ये और ये आधा हुआ और ये आधा हुआ। तो हम उसको अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए 4 पंक्ति की तरह लिखा है, लेकिन ये है कितनी, एक ही पंक्ति। ठीक है, पूर्ण विराम यहाँ आया है। समझ आ रहा है? दिखने में ये 4-5 पंक्ति दिख रही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका है। आप उसको आकर्षक बनाने के लिए ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, लेकिन पंक्ति यहाँ पर एक है। तो इस प्रकार से 2 पंक्ति में भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे स्वच्छता पे बताओ, इस तरह से आप बना सकते हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक और देखो, यहाँ बनाना, डस्टबिन बना सकते हो, है ना। और लिख सकते हो, हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। अब कुछ और उदाहरण देखो, पूरे देश में बजाओ डंका, भ्रष्टाचार की जलाओ लंका, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा से बनेगा देश महान। यहाँ मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप समझकर इसे खुद से नया बनाने का अभ्यास करें। जल संरक्षण पर बताया है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और तीसरा देखते हैं, पानी की रक्षा देश की सुरक्षा। अंतिम तुकांत बंदी दिख रही है यहाँ पर। जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। पानी से जुड़ा हुआ है, पानी से है हरियाली, पानी नहीं तो जीवन में होगी बदहाली, यानी बुरा हाल हो जाएगा। जल संरक्षण इस तरह से आप बड़ा बड़ा लिख सकते हो। ये नहीं लिखना, जब आप स्लोगन बनाओ ना, ये मत लिखना प्रश्न से, ये लिखना मत, बस इतना जल संरक्षण लिखकर ये आप चित्र बना सकते हो अपनी तरफ से। कोई ज़रूरी नहीं इतना परफेक्ट हो, जैसा आप बना सकते हो वैसा डाल देना। अब देखो, कोरोना से संबंधित प्रश्न बनता है। कोरोना से बचने के लिए आकर्षक नारा बनाना है। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना। आप अपनी खुद की स्वेच्छा से कोरोना का चित्र यहाँ बना दो। फिर उसमें आवाज़ की बात होती है ना, आवाज़, घर के अंदर रहने की बात, साबुन से बार बार हाथ धोने की बात, तो यहाँ हाथ धुलते हुए बता सकते हो। फिर नारा अलग से आकर्षक रंगीन बनाकर लिख सकते हो। घर में ठहराव, कोरोना से बचाव। फिर कोरोना मेन है ना, तो उसको महामारी को अलग से पिक्चराइज कर सकते हो। ठीक है, सावधानी बचाओ। और यहाँ पर देख लो, बहुत सारे कोरोना से संबंधित हमने नारे देखे भी हैं, उसे एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
शिक्षा पर भी आ सकता है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, है ना। और जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। तो जो 8 मार्च का वुमेंस डे आता है उस पर भी आ सकता है ना। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश, यानी ऊंचाई महत्वाकांक्षाएं, है ना। पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी से दहेज, दहेज पर भी है इस तरह से। पीछे आप है ना बैकड्रॉप के रूप में भी कुछ पिक्चराइज करके बना सकते, तो आपकी क्रिएटिविटी यहाँ बतानी है ना। सरल भी बनाओ कि कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जो कोटेशन लिख रहे हो ना उसको ध्यान में ज़्यादा रखना। अगर आप चित्र को बनाते हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस एक खाका खींचना है यानी फ्रेम बनाना है, और कोटेशन को लिखते समय तुकबंदी, शब्दों का चयन, इनका ध्यान रखना, विषय से संबंधित होना चाहिए, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, गलती ना करें। इसके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, 5 अंक का आएगा, ठीक है। जैसे रक्तदान, महादान, है ना। ये आ गया चुनाव पर, चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को करो साकार। तो मतदान की जो पेटी है वो आ गई, और मतदान का इंडिया का है। इस तरह से अपनी कल्पना को यहाँ पर डालना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय, ये विषय अच्छे से समझ आया है। आप खुद से बनाने का प्रयास करें, कभी नकल ना करना, क्योंकि नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती है। और आप खुद से बनाएंगे तो आपकी जो सोचने और बनाने की जो शक्ति है ना उसमें विकास होगा। उम्मीद है बच्चों आप मेरी बात को ध्यान से समझे हैं। आप अब से कभी भी नकल का कार्य नहीं करेंगे, खुद की क्रिएटिविटी करेंगे, अपनी खुद की एक्टिविटी करेंगे, जिससे आपके अंदर जो गुण हैं, जो छुपे हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये 5 अंक हैं। जब आप खुद से अभ्यास करेंगे ना तो एग्ज़ाम तक आप अपने आप को पूर्ण निपुण बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।